Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 21st January 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of December 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about Supreme Court on Insolvency and Bankruptcy Code 2016. And this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So सबसे पहले समझते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द टर्म इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी. तो देखो दोनों का टेक्निकल डेफिनेशन है. इंसॉल्वेंट इज समवन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट. इट मे बी एन इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और पब्लिक इंटरप्राइजेस. सरल शब्दों में बोले तो कैसा इंसान, ऐसी कंपनी जिसके ऊपर इतना डेट आ चुका है कि वो अब अपने लोन को चुका नहीं पा रहा है, और इस ऐसे इंसान को या ऐसी कंपनी को हम कहते हैं इंसॉल्वेंट कंपनी या इंसॉल्वेंट पर्सन. लेकिन बैंक्रप्सी इससे थोड़ा अलग होता है. बैंक्रप्सी इज समवन हु इज लीगली डिक्लेयर्ड ऑफ अनेबल टू पे हिज डेट. अगेन इट में बी एन इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और ए पब्लिक इंटरप्राइज. सरल शब्दों में कहें तो एक इंसान है, मान लो इसने लोन लिया है, या एक कंपनी है जिसने लोन लिया है और वो पैसा चुका नहीं पा रही है, तो वो इंसॉल्वेंट कही जाएगी. दैट मीन्स इट इज़ एन इकोनॉमिक स्टेटस. लेकिन यही कंपनी या यही इंसान अगर कोर्ट चला जाए और कोर्ट में जाकर के बोले कि अब मेरे पास पैसा नहीं है चुकाने को, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, इसकी जो भी एसेट्स वगैरह होंगी उसको सीज करके उसको बेचेगी, और बेच करके जो पैसा आएगा उससे जो भी जिसके क्रेडिटर्स थे उनको पैसा चुकाएगी जितना हद तक हो सके उतना पॉसिबल. बाकी उसके बाद इसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा. इस इंडिविजुअल को या इस कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगी कोर्ट कि ये बैंकरप्ट है. क्यों बैंकरप्सी डिक्लेयर करवाना चाहता है कोई एक इंसान? जो भी इंसॉल्वेंट है वो अपने आप को चाहता है कि वो बैंकरप्ट डिक्लेयर करा दे, ताकि बाद में जो भी इसको जिन्होंने लोन दिया था, जो क्रेडिटर थे, वो अब इसको हैरास ना करें. एक बार जब इसको बैंकरप्सी का ये फ्रेमवर्क मिल गया, बैंकरप्सी का इसको ये सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसके बाद जो भी क्रेडिटर इसके पास आएगा कि मेरा पैसा वापस करो, इस कंपनी को या इस इंसान को बोलेगा, तो उसको ये अपना सर्टिफिकेट दिखा सकता है कि लुक द कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड मी बैंकरप्ट, तो अब तुम मुझसे पैसे नहीं मांग सकते. सो दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी. बैंकरप्सी एक बार डिक्लेयर हो जाने के बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश करना पड़ता है कि दिस पर्सन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, और उसके बाद माना जाता है कि इस इंसान की या इस कंपनी की जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो अब ख़त्म हो चुकी हैं. सो दैट इज़ द डिफरेंस. इंसॉल्वेंसी इज एन इकोनॉमिक स्टेटस व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू पे इट बैक the loan that he has taken, or the company the loan that it has taken, and bankruptcy is the legal status. अब जरा समझते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 को समझने के लिए समझते हैं कि कैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड काम करती है. देखिए, ये मान लीजिए कि कोई एक इंसान है और उसकी एक कंपनी है, कंपनी ए, और इस इंसान ने कुछ लोगों से लोन ले रखा है इस कंपनी को चलाने के लिए. हो सकता है कि इसकी कंपनी है 1 करोड़ की, उसमें से 50 लाख इसने अपने पास से लगाए और बाकी 50 लाख इसने इन लोगों से लोन ले रखा है कंपनी को चलाने के लिए. और अगर ये इंसान ये लोन नहीं चुका पा रहा है, इफ़ द ओनर इज़ नॉट एबल टू पे बैक द लोन, देन दिस पर्सन विल बी नोन एज इंसॉल्वेंट. यानी कि इसकी इकोनॉमिक स्टेटस खराब है और वो अब लोन नहीं चुका पा रहा है, इंसॉल्वेंट. अब ऐसे हालात में इनके पास क्या ऑप्शन है कि ये कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर ये इंसान इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब ये पैसा नहीं चुका पा रहा है, तो ये कोर्ट में जा सकता है कि सर मैं पैसा नहीं चुका सकता, सो अब प्लीज़ मुझे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो. एंड कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सीज कर लेगी, उसको लिक्विडेट कर देगी. लिक्विडेट करना मतलब उसको बेच देगी, और जो भी उससे पैसा मिलेगा उससे इन लोगों का लोन चुकाने की कोशिश करेगी. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने 50 लाख का लोन दिया था, लेकिन इसके एसेट को बेच करके बस 30 लाख मिले, तो 30 लाख कोर्ट इन लोगों को दे देगी अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स, लेकिन इन लोगों को 20 लाख का लोन जो लॉस है वो झेलना पड़ेगा. और इस प्रोसेस के बाद दिस पर्सन विल बी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट. तो यह है पूरा का पूरा इंसॉल्वेंसी से लेकर के बैंकरप्सी तक का प्रोसेस. लेकिन प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि कोर्ट के अंदर
मैटर्स बहुत डिले हो जाते हैं। द लीगल प्रोसेसेस इन द कोर्ट इज़ वेरी लेंदी। ये तो आप भी जानते हैं, कोर्ट में केसेस सालों साल चलते रहते हैं, इस तरह के केसेस भी काफ़ी टाइम तक चलते रहते हैं। ऑन एन एवरेज इट टुक अबाउट 4.3 ईयर्स इन इंडिया टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी केसेस। और ये बहुत ज़्यादा वक्त होता है, इट्स अ ह्यूज टाइम फॉर अ बिजनेस फॉर ए कंपनी। देखो अब इस सिचुएशन को आप इमेजिन करो कि इन्होंने 50 लाख दिया है, अब ये 4 साल से केस ही लड़ रहे हैं कि मेरा पैसा वापस कराओ। 4 साल बाद इनको 30 लाख रुपए मिले तो कितना सारा लॉस हो गया। पैसे का टाइम वैल्यू होता है, मतलब उस पैसे को अगर आपने कहीं भी किसी दूसरे फंड में डाल दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया या उसका एफडी कर दिया, तो उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर वही पैसा अटका रहे तो दैट मनी और द कैश बिकम्स नॉन इफेक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव। तो इस तरीके से जब रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं होता है फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, 4 साल 5 साल तक जब केसेस चलते हैं, तो इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और इसी चीज़ को कहा है इकोनॉमिक सर्वे 2015 ने चक्रव्यूह चैलेंज। चक्रव्यूह चैलेंज में का मतलब है कि हमारे देश के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना तो काफ़ी आसान है, लेकिन अगर बिजनेस ना चला तो उस बिजनेस को बंद करके उससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह में घुसना तो आसान था, लेकिन टू कम आउट ऑफ दैट चक्रव्यूह वाज डिफिकल्ट फॉर अभिमन्यु। तो ये चक्रव्यूह चैलेंज इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ वेरी हार्मफुल थिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि देखिए बिजनेस खोलना जितना आसान होना चाहिए, बिजनेस से वापस बाहर निकलना भी उतना ही आसान होना चाहिए फॉर एन इफिशियंट इकोनॉमी। कि अगर धंधा नहीं चल रहा है तो ठीक है, अगर ये इंसान है इसने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया, अगर ये नहीं चल पा रहा है तो ठीक है, इसमें जो भी लोन वगैरह लिया है उसको जल्दी से रैप अप करके अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करके वापस निकले, ताकि ये जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं इनका किसी दूसरे कंपनी में इस्तेमाल हो, किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल हो। इनका जो पैसा है, इन लोगों ने जो लोन दिया था वो पैसा इनको वापस मिले, वो किसी और चीज़ प्रोडक्टिव चीज़ में उस पैसे को लगाएं। तो मुद्दा ये है कि ये जो प्रोसेस है इंसॉल्वेंसी से बैंकरप्सी तक जाने का, यानी कि ये जो लीगल प्रोसेस है, इसको टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। अगर ये 3 साल 4 साल चलता रहा तो जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी बर्बादी होती है। द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डिले इन लिक्विडेशन प्रोसेस, इनएफिशिएंट यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक बिल्डिंग, वर्कर्स, कैपिटल। इस कंपनी की बिल्डिंग है, इस कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, इस कंपनी में जो पैसा लगा है, वो सब इनएफिशिएंट तरीके से पड़े हुए हैं, आइडल पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि यह कंपनी ना बंधी हुई है पूरी तरह से, ना कंपनी चल ही रही है अच्छे तरीके से। अच्छा होता कि इसको टाइम बाउंड फैशन में 6 महीने 9 महीने में रैप अप करके कोई नया काम किया जाता है इस बिल्डिंग में, वो वर्कर्स हैं किसी और काम में इंगेज होते, तो दैट वुड बी एन एफिशिएंट वे और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्वेस्टर्स का भी पैसा उनको जल्दी मिल नहीं पाता। ये जो इन्वेस्टर्स हैं, खासकर इन्वेस्टर्स बैंक्स होते हैं, वो बैंक्स ने जो पैसा लगाया उनको टाइम पे मिल नहीं पाता, रिटर्न नहीं मिल पाता है, और इस कारण से बैंक्स की एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। इनएफिशिएंट यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड राइजिंग एनपीए ऑफ बैंक्स आर एसोसिएटेड विद डिले इन लिक्विडेशन प्रोसेस, जिसको हम चक्रव्यूह चैलेंज भी कहते हैं। तो इस चक्रव्यूह चैलेंज को ख़त्म करने के लिए 2016 में भारत सरकार लेकर के आई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में कैसा है कि अगर कोई कंपनी पैसा नहीं चुका पा रही है तो उसके जो भी क्रेडिटर्स हैं, जैसे इस केस में ये कंपनी थी, ये पैसा नहीं चुका पा रही थी, तो इसके जो भी क्रेडिटर्स हैं वो कोर्ट में ना जा कर के एक स्पेशली बना हुआ ट्रिब्यूनल फॉर दिस पर्पस, स्पेशली डिजाइंड ट्रिब्यूनल फॉर दिस पर्पस, फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी पर्पस, जिसका नाम होगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर के इस मैटर को रेज करेंगे। तो मुद्दा यह है कि अब कोर्ट में ना जाकर के एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया है ताकि इस प्रोसेस को टाइम बाउंड फैशन में ख़त्म किया जा सके अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। और ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या करेगा, इस पर्सन को, इस इंसान को एक नोटिस भेजेगा। ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इस इंसान को एक नोटिस भेजेगा कि आपने इन लोगों से 50 लाख रुपए लिए हैं इस कंपनी को चलाने के लिए, आप इस पैसे को वापस करें। और अगर ये इंसान 10 दिनों के अंदर कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है, पैसा अगर नहीं चुका पाता है, तो फिर रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो ज़रा समझते हैं कि रिजोल्यूशन प्रोसेस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में कैसे काम करता है। देखिए, ये मान लीजिए कंपनी ए थी और इस कंपनी का ये मालिक था
इसकी 1 करोड़ की कंपनी थी, इसमें से 50 लाख इसने लोन लिया था इन लोगों से। दीज पीपल आर क्रेडिटर्स, इस कंपनी को खड़े करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन अब ये इंसान पैसा नहीं चुका पा रहा है, तो ये लोग जाएंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। दे विल नॉट गो टू द कोर्ट नाउ, दे विल गो टू स्पेशली डिजाइंड ट्रिब्यूनल जिसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इस इंसान को नोटिस देगा कि भाई पैसे वापस करो, और अगर ये इंसान पैसा वापस नहीं कर पाता है 10 दिनों के अंदर, तो फिर रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। रिजोल्यूशन प्रोसेस में कैसा होगा कि इस इंसान को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इस कंपनी की ओनरशिप या इस कंपनी का पूरा कंट्रोल इन लोगों को दे दिया जाए कि ये कंपनी आपकी है। अब जिन लोगों ने भी लोन दे रखा है, जितना भी शेयर है उनका, उस हिसाब से इन लोगों को इस कंपनी का ओनर बना दिया जाएगा। एंड द कंपनी विल बिलोंग टू दीज पीपल। और जिन लोगों ने भी लोन दिया था जिससे ये कंपनी खड़ी हुई थी, उन लोगों को कहा जाएगा, साथ में मिला करके इनको कहा जाएगा क्रेडिटर्स कमिटी। तो ये जो क्रेडिटर्स कमिटी है जिन्होंने लोन दिया था, नाउ दे विल बी द न्यू ओनर्स। इस इंसान से कंट्रोल ले लिया गया और इन क्रेडिटर्स कमिटी को ये कंट्रोल दे दिया गया। दे आर द न्यू ओनर्स। अब इन नए ओनर्स को फैसला करना है कि ये कंपनी को आगे मिलजुल करके चलाना है या फिर इसको बेच करके पैसा लेकर के आपस में बांट लेना है। मिलजुल को चलाने को कहते हैं रिवाइव। वेदर दे वांट टू रिवाइव द कंपनी। मान लीजिए एक पेपर मिल की कंपनी थी, ये इंसान अच्छे से नहीं चला पा रहा था, अब कंट्रोल इनके हाथ में आ गया, तो हो सकता है ये तीनों मिल के फैसला ले ले कि अब हम इन तीनों मिल करके इस कंपनी को रिवाइव करेंगे, यानी कि ठीक से वापस से चलाएंगे और प्रॉफिटेबल बनाएंगे। या दूसरा हो सकता है कि दे माइट लिक्विडेट, कि इस कंपनी के जो भी एसेट वगैरह हैं, फैक्ट्री मशीन जो भी हैं, उनको बेच करके जो भी पैसा आता है वो आपस में बांट लेते हैं। दैट इज़ नोन एज लिक्विडेशन। तो रिजोल्यूशन प्रोसेस में ये क्रेडिटर्स कमेटी कुछ भी कर सकती है, रिवाइव भी कर सकती है, लिक्विडेट भी कर सकती है। लेकिन ये जो भी प्रोसेस है, रिवाइव करना है या लिक्विडेट करना है, ये सब कुछ 180 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब 6 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। बहुत अगर चाहिए तो इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस 90 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जा सकता है, अगर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अलाउ करे तो, कि ठीक है आप 90 दिन और ले सकते हैं, लेकिन 270 डेज से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए इन रैपिंग अप इन दिस एंटायर प्रोसेस। तो इस तरीके से चक्रव्यूह चैलेंज को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। और एक स्पेशल प्रोफेशनल बॉडी भी बनाई गई है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। जैसे सीए वगैरह होते हैं, सीए लोग होते हैं, वो बिजनेसेस को रिकमेंडेशन देते हैं, बिजनेसेस को एडवाइस देते हैं कि कैसे उनको अपना कॉस्ट कट करना है। वैसे ही एक उसी तरह के प्रोफेशनल्स बनाए जा रहे हैं जिनका नाम होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। और ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का काम है कि इन क्रेडिटर्स कमिटी को सजेस्ट करें कि कैसे वो अपनी कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं, या अगर उनको बेचना है तो कैसे वो अपनी कंपनी को जल्दी से जल्दी लिक्विडेट कर सकते हैं विद इन 180 डेज। अब करंट इशू पे आ जाते हैं। देखो, दिस करंट न्यूज़ जिस कारण से ये आर्टिकल आया है, दिस इज रिलेटेड टू सेक्शन 32A ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। सेक्शन 32A ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड गिव्स protection to successful bidders from any prosecution for frauds and the assets of a corporate debtor। अगर इसका मतलब समझें, सरल शब्दों में इसका मतलब समझें, तो देखिए ये कंपनी है, इसका ये ओनर है और ये क्रेडिटर्स थे। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में होगा क्या कि इस इंसान से कंट्रोल लेकर के इन क्रेडिटर्स को इस कंपनी का कंट्रोल दे दिया जाएगा। लेकिन इस केस में ये भी हो सकता है कि ये जो पुराना ओनर था, प्रीवियस ओनर था, इसने इस कंपनी को चलाते टाइम में कुछ फ्रॉड किया हो। जैसे फ्रॉड, जैसे कि इसने बैंक को गलत कागज़ दे करके उससे बैंक से लोन ले लिया हो, या कुछ और भी फ्रॉड किया हो इस कंपनी को चलाते वक्त। अब इससे ओनरशिप ले ली गई और नए लोगों को ओनरशिप दे दी गई। तो अब ये सारे के सारे जो फ्रॉड केसेस या जो फ्रॉड इस कंपनी ने किए थे जब ये कंपनी इस इंसान के अंदर थी, अब ये कंपनी हो गई है इनकी, तो क्या ये अब सारे के सारे फ्रॉड केसेस इनके ऊपर चलाए जाएंगे? सवाल ये है। अगर इनके ऊपर ये फ्रॉड केसेस चलाए गए तब तो कोई भी कंपनी को खरीदेगा नहीं, कोई भी क्रेडिटर जो है वो कंपनी का कंट्रोल लेगा नहीं। तो इसी कारण से सेक्शन 32A ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऐड किया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32A ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, द न्यू ओनर्स विल नॉट बी लायबल फॉर फ्रॉड कमिटेड बाय द प्रीवियस ओनर। इसने कुछ भी किया हो, जैसे नीरव मोदी ने किया था कि जाली कागजात दिखा करके बैंक से पैसा ले लिया था, अगर इसने इस तरह का कुछ भी काम किया है पहले,
और उसके कारण इस कंपनी में पैसा आया है, यानी कि इस कंपनी के नाम पे कुछ गलत काम हुआ है, फिर भी एक बार जब नए लोग इसका ओनरशिप ले लेंगे तो नए ओनर्स के ऊपर इस तरह का कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलाया जाएगा। दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ सेक्शन 32A ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। The next article is taken from national segment. It talks about Parakram Divas. So government declares Subhash Chandra Bose birth anniversary as Parakram Divas. This topic is important from our syllabus paper 2, contribution of leaders in Indian national movement. So सबसे पहले करंट न्यूज समझते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस डिक्लेयर कर दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज born on 23rd January 1897 और पराक्रम दिवस डिक्लेयर करने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि नेताजी ने जो भी सेल्फलेस सर्विस या सैक्रिफाइस दिया है देश के लिए, उससे हमारे देश के लोग, खासकर यूथ को इंस्पिरेशन मिले। जब हर साल हम पराक्रम दिवस मनाएंगे तो नेचुरली यूथ विल बी इंस्पायर्ड बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन, द सेल्फलेस कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय नेताजी फॉर द कंट्री। और इस पराक्रम दिवस को फाइनली अब गजट में पब्लिश कर दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन इस तरीके से पब्लिश कर दिया गया है कि 23 जनवरी विल बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। तो इसके साथ ही ये अब ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से आ चुका है। देखिए, गजट समझिए तो भारत सरकार की एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जब भी कोई चीज़ भारत सरकार इस तरह से गजट में पब्लिश कर दे तो समझ लीजिए कि अब वो फैसला हो चुका है और अब इसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ गजट। और भारत सरकार ने यह पराक्रम दिवस मनाया जाएगा ऑन 23 जनवरी, इसको गजट में पब्लिश कर दिया है। उसके साथ ही साथ भारत सरकार ने यह भी कहा है कि पूरे एक साल तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट किया जाएगा 2021 में, यानी कि इस साल पूरे साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि जो आने वाला साल है 2022 वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125th बर्थ एनिवर्सरी होगा। तो इस साल जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 23 जनवरी 2021 को, वो उनकी 124th है। तो 124th से लेकर के 125th तक पूरे साल भर नेताजी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट किया जाएगा और वो इस साल के 23 जनवरी 2021 से ये सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसको जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू दैट नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897। ही वाज बोर्न इन कटक, उड़ीसा। ही पास्ड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन 1920, लेकिन अगले ही साल इन 1921 ही रिजाइंड फ्रॉम सिविल सर्विसेज टू ज्वाइन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रन बाय महात्मा गांधी। उनका पॉलिटिकल स्टाइल थोड़ा महात्मा गांधी से अलग था। ही वॉज हैविंग अ मिलिटेंट अप्रोच, थोड़े अग्रेसिव लीडर थे, जो गरम दल बोलते हैं। ही वॉज हैविंग मिलिटेंट अप्रोच, उसमें भी रिवॉल्यूशनरी अप्रोच था उनका। और जिस तरह की वो पॉलिसीज़ लाना चाहते थे वो थी सोशलिस्ट पॉलिसीज़। तो approach was militant and policies, the kind of policies he supported was socialist. He remained president of Indian National Congress for 2 consecutive terms in 1938 as well as in 1939. He also formed a national planning committee which formulated a policy for broad industrialization. And after resignation from Indian National Congress in 1939, he लेड इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम आज़ाद हिंद फौज नाम से भी जानते हैं, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। आपको तो पता ही होगा कि नेताजी ने 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि उनके और महात्मा गांधी के विचारों में काफ़ी अंतर हो गया था। और इस कारण से उनको जब लगा कि महात्मा गांधी जब उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इतने बड़े लीडर्स उनके फीलिंग, उनके जो अप्रोच को समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर नेताजी गॉट डिसअपॉइंटेड अ लिटिल बिट फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस completely and over from the process adopted by महात्मा गांधी, और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही छोड़ दिया, वहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। फिर वो जर्मनी गए, जर्मनी से रसिया गए, रसिया से जापान गए, और जापान उस टाइम में वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहा था अगेंस्ट ब्रिटेन, और जापानीज़ फोर्सेस साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन फोर्सेस के अगेंस्ट, ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो जापान ने क्या कहा, जापान के मदद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की लीडरशिप अपने हाथ में ले ली। ये आज़ाद हिंद फौज कैसे बनी थी वो भी आप जानते होंगे। रास बिहारी बोस एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी लीडर थे, और ये ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया वगैरह में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे अगेंस्ट जापान। लेकिन
बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़े गए थे, जो जापानीज सोल्जर्स ने इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़ लिए थे, जो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे थे इंडियंस। आखिर ब्रिटिश आर्मी में भी तो इंडियंस ही थे, और हमारे कई सारे इंडियन भाइयों को जो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे इन साउथ ईस्ट एशिया, उनको जापान ने पकड़ रखा था। उनको कहते हैं इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। उन सारे इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेकर के एक आर्मी बनाई गई, आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी। और उस आर्मी का पर्पस था कि वो जापान की मदद से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो पहले ब्रिटिशर सोल्जर्स थे, प्रिजनर ऑफ वॉर बने जापान के अंदर, और फिर जापान की मदद से हमने फैसला लिया कि अब हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे, और इसका नाम होगा आज़ाद हिंद फौज। बनाया रास बिहारी बोस ने था, लेकिन बाद में उसकी लीडरशिप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में आ गई थी। लेकिन आपको तो पता होगा कि आज़ाद हिंद फौज वॉज नॉट सक्सेसफुल इन फाइंडिंग और गेनिंग इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, but nevertheless Netaji Subhash Chandra Bose tried his best to get independence for India with his militant approach. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from a national segment. Again, it talks about Jaya Jetli Task Force. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially subsegment health. तो करंट न्यूज़ देखते हैं. तो देखिए, पिछले साल अगस्त 2020 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था जया जेटली टास्क फोर्स, बिकॉज दिस कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जया जेटली जी. तो इसका नाम था जया जेटली टास्क फोर्स, और इसका काम था टू रिकमेंड द मिनिमम एज ऑफ मैरिजेस फॉर विमेन. और करंट न्यूज बस इतना है कि इस जया जेटली टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को सबमिट कर दी है. इस टास्क फोर्स का काम क्या था वो तो मैंने आपको बता ही दिया, टू डिसाइड व्हाट विल बी द राइट एज ऑफ मैरिजेस फॉर वुमेन. और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इस टास्क फोर्स को दिया गया था, टू फाइंड को रिलेशंस बिटवीन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR एंड द एज ऑफ गर्ल्स एंटरिंग इनटू मदरहुड. देखिए, जल्दी शादी होने से विमेन के हेल्थ पे असर पड़ता है. अगर जब विमेन की कम एज में शादी हो जाती है तो फिर वो मदरहुड भी अटेंड करती हैं आफ्टर मैरिज, और कम उम्र की विमेन जब मदरहुड अटेंड करती हैं तो उसका काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनके हेल्थ पे, और कई दफ़ा बच्चे को डिलीवर करते टाइम में उनकी डेथ भी हो जाती है. एंड दैट इज़ नोन एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डेथ ऑफ अ वुमेन वाइल डिलीवरिंग एंड अ चाइल्ड और इन्फेंट, दैट इज नोन एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. और इंडिया के अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, और माना जाता है कि ये हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के पीछे कारण है गर्ल्स एंटरिंग इनटू मैरिज इन वेरी अर्ली एज. तो इस कारण से एक कोरिलेशन फाइंड करने की कोशिश की गई है अंडर दिस बाय जया जेटली टास्क फोर्स, कि पता करें कि एग्जैक्टली किस एज में शादी हो औरतों की, विमेन की, कि उसके बाद जब वो मदरहुड अटेंड भी करें तो उनके हेल्थ पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना आए. अभी तो आपको पता होगा, अकॉर्डिंग टू शारदा एक्ट ऑफ 1929 दैट वाज अमेंडेड इन 1972, इंडिया के अंदर विमेन के लिए मिनिमम एज ऑफ मैरिज है 18 और मेन के लिए मिनिमम एज ऑफ मैरिज है 21. अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें इंडिया में, तो 3 जो सबसे बेस्ट स्टेट्स हैं वो हैं केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. केरला के अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है 46. मतलब 1 लाख जब बच्चों का जन्म होता है, 1 लाख इन्फेंट्स जब डिलीवरी होती है, तो उसमें से 46 ऐसी मदर्स होती हैं जिनकी डेथ हो जाती है वाइल डिलीवरी ऑफ दोज इन्फेंट्स. इसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. पर लाख इस तरह से डिटरमाइन होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और उसमें केरला सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट उसकी 46 है, लेकिन टारगेट है कि इसको 24 से नीचे लाया जाए. दैट इज आवर टारगेट. अगर वर्स्ट स्टेट्स की बात की जाए तो सबसे आगे आसाम है. 237 हमारे यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है. मतलब 1 लाख बच्चों का जब जन्म होता है उसमें से 237 मदर्स ऐसी होती हैं जिनकी डेथ हो जाती है वाइल डिलीवरी ऑफ दैट इन्फेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर APSC कैंडिडेट्स. इस बात को याद रखना. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पे सवाल आ जाए या मिनिमम मैरिजेज पे सवाल, मिनिमम एज फॉर मैरिज पे सवाल आ जाए, आपको APSC में ये जरूर कोट करना है कि असम के अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, एंड फॉर दैट वी नीड टू हैव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी ऑफ चिल्ड्रेन. हॉस्पिटल्स में बच्चों का जन्म हो. ये सब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे अभी भी घरों में डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं, तो हॉस्पिटल में बच्चों का जन्म हो. उसके अलावा मिनिमम एज ऑफ मैरिज बढ़ाया जाए, बेटर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए थ्रू आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कर्स. ये सब चीज़ें आपको लिखनी हैं.
The next article is taken from economy segment. It talks about Niti Aayog Innovation Index 2020. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view, especially subsegment research and development. So सबसे पहले देखते हैं कि ये इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 है क्या। देखो, ये जो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स है इसके अंतर्गत हमारे देश के जो भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और रैंकिंग दी जाती है विथ रिस्पेक्ट टू इनोवेशन सपोर्टेड इन देयर पर्टिकुलर एरिया। तो कितना इनोवेटिव हैं, वहाँ की सरकार इनोवेशन को कितना सपोर्ट कर रही है, उसके बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है। और हाल फिलहाल में हमारे देश के नीति आयोग ने ये नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स 2020 पब्लिश किया। आप देख सकते हैं कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत साहब अलॉन्ग विद द मेंबर डॉक्टर वीके सरस्वत ये नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिलीज़ कर रहे हैं इन दिस फिगर। ये जो नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिलीज हुआ है, दिस इज सेकेंड एडिशन ऑफ इनोवेशन इंडेक्स। जो पहला एडिशन था दैट वाज पब्लिश्ड इन अक्टूबर 2019। नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? इट प्रमोट्स हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग्स द स्टेट्स। जब रैंकिंग निकलती है तो नेचुरली एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कि मैं अगर पीछे हूँ तो मैं अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। एंड इन दिस वे इट प्रमोट्स कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, व्हेन स्टेट्स कॉम्पीट विथ ईच अदर इन अ हेल्दी मैनर, दैट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और दूसरा, इट हेल्प्स इन फुलफिलमेंट ऑफ आवर फंडामेंटल ड्यूटी टुवर्ड्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज टू एंडेवर फॉर साइंटिफिक टेम्पर। कल भी हमने बात की थी साइंटिफिक टेम्पर की, जब असम के अंदर मैंने बताया था कि नेशनल साइंस सिटी बनाया जा रहा है। वैसे ही जब इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश होता है हर साल, तो हर एक स्टेट कोशिश करता है कि वो इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे। और इससे जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया है अंडर पार्ट 4A आर्टिकल 51AH, दैट इज़ दैट एवरी सिटीजन शुड वर्क और डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वो भी टारगेट फुलफिल होता है व्हेन एवरी स्टेट सपोर्ट्स इनोवेशन इन इट्स पर्टिकुलर टेरिटरी। अब इनोवेशन इंडेक्स के थोड़े हाइलाइट्स देख लेते हैं। देखिए, इनोवेशन इंडेक्स को 3 कैटेगरी में पब्लिश किया जाता है, इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज द कैटेगरी ऑफ मेजर स्टेट। मेजर स्टेट में सबसे ऊपर है कर्नाटका और उसके स्कोर है आउट ऑफ 100 42.5। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, उसका स्कोर आउट ऑफ 100 है 38। और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु जो स्कोर इज 37.91 मेजर स्टेट्स में। जो दूसरा कैटेगरी होता है वो होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिली स्टेट्स। इनकी साथ में रैंकिंग निकलती है। इसमें सबसे आगे है हिमाचल प्रदेश विद स्कोर ऑफ 25, फिर है उत्तराखंड विद स्कोर ऑफ 23। आपको याद रखना है, APSC स्टूडेंट्स को याद रखना है कि नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स की कैटेगरी में छठे नंबर पे आता है असम विथ ए स्कोर ऑफ 16.38। असम इज एट 6th विथ ए स्कोर ऑफ 16.38। और तीसरी कैटेगरी है यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स की। उसमें सबसे ऊपर है दिल्ली, और दिल्ली का इनोवेशन इंडेक्स पूरे इंडिया भर में सबसे ज़्यादा है। उसका इनोवेशन इंडेक्स स्कोर है 46.60। और सबसे नीचे है लक्षद्वीप इन यूनियन टेरिटरी एंड सिटी स्टेट्स कैटेगरी। तो ये 3 कैटेगरी में इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश होती है। आप इस इनोवेशन इंडेक्स का इस्तेमाल मेंस में कर सकते हैं। इट कैन बी अ गुड एग्जांपल फॉर प्रमोशन ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। मैंने बताया कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, एक बार उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म स्टेट्स नीड टू compete amongst themselves and also with the center for benefits, and states compete with each other in order to attract fund and investment which facilitates efficiency in administration and enhances developmental activities। सरल शब्दों में कहें तो जब स्टेट्स आपस में कॉम्पीट करते हैं इन हेल्दी मैनर, देन दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 351 to 353. Topic number 351 is about non-attainment cities. So non-attainment cities are those that have fallen short under National Ambient Air Quality Standards for over 5 years from 2011 to 15. Guwahati is one of the 102 non-attainment city identified under National Clean Air Program. Please attempt this question based on topic number 351. Topic number 352 is about National Air Quality Index. It was set up by Ministry of Environment, Forest and Climate Change in 2014. It measures 8 pollutants: particulate matter 10, particulate matter 2.5, NO2, SO2, carbon monoxide, lead, ammonia and ozone. And it focuses on health effects and one might experience within few hours or days after breathing
polluted air. Please attempt this question based on topic number 352. Topic number 353 is about doubly landlocked countries. So a doubly landlocked state or country refers to a landlocked nation that is surrounded by other landlocked nation. तो ऐसा कंट्री जिसके आसपास के कंट्री भी लैंडलॉक्ड हो उनको हम कहते हैं डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। और पूरे दुनिया भर में ऐसे बस 2 ही कंट्री हैं जो डबल लैंडलॉक्ड हैं। इट इज़ लिechtenstein एंड उज्बेकिस्तान। यहाँ देखो उज्बेकिस्तान को, उज्बेकिस्तान तो लैंडलॉक्ड है ही, लेकिन उसके साथ जो बाकी सारे कंट्री जो इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो भी लैंडलॉक्ड हैं। दैट इज़ वाई उज्बेकिस्तान इज डबल लैंडलॉक्ड। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 353. This is the answer of question number 348 to 350 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। The concept of creamy layer is applicable for OBCs only regarding employment and admission in education institutions. This is correct. But since concept of creamy layer is not applicable for SC and ST community, but the concept of creamy layer is applicable for SC and ST only regarding promotion but not on OBC. This is wrong. OBC के लिए भी promotion में concept of creamy layer is applicable, so the correct answer will be option A, 1 only. दूसरा, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, इट इज़ a constitutional body. It's wrong. It's not a constitutional body. It is a statutory body and it is chaired by Union Home Minister. This statement is correct, so the correct answer will be option B, 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.